हाँ तो नमस्कार साथियों। जैसे कि हमेशा की बात ही हमेशा हम बात कर रहे थे अपने, कभी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमें ऐसा लगता है क्योंकि बोर्ड के लिए भी व्याकरण महत्वपूर्ण है और उसके साथ प्रतियोगी परीक्षाएं भी आ रही है, उनके लिए भी व्याकरण महत्वपूर्ण है। तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ ऐसा काम करें। ये वीडियो आपके भी चलेगा, यहाँ भी कक्षा यहाँ भी चल रही है और यूट्यूब पे भी आएगी, तो यूट्यूब वाले साथियों के लिए भी है और आपके लिए भी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, और इसके साथ ही भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद होते हैं, और इनके साथ साथ लिपि क्या है। हम किसी भी भाषा को लिखते हैं ना, कभी कभार हम सोचते हैं कि उर्दू अलग भाषा में लिखी, मतलब अलग संकेतों से लिखी जाती है, हिंदी हमारी अलग संकेतों से लिखी जाती है, अंग्रेजी अलग संकेतों से लिखी जाती है। तो ये सब संकेत क्या है और ये चिन्ह क्या है, हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस समय मानव पैदा हुआ उसी समय ये कगड़े ऐसे ही थे क्या, एबीसीडी ऐसी भी थी क्या? नहीं, पहले संकेत थे। उन संकेतों के माध्यम से ही हम धीरे धीरे बाद में हमें ऐसे लिपि चिन्हों का प्रयोग किया, वे लिपि चिन्ह आगे जाकर भाषा में परिवर्तित हुए। यही पढ़ेंगे ना हम, ठीक है। और इस हो सकता है आज इतनी लंबी नहीं होगा क्योंकि अपना ये शुरुआती सोर्स है, शुरुआती है, आज कम ही पढ़ेंगे। बाकी अपने अगले वीडियो में या अगले कालांश में जिस समय भी होगा तो उस समय हम ठीक तरीके से देखेंगे कि फिर आगे बढ़ाएंगे इस विकास क्रम को। वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, इनके भी अलग अलग भेद है, उच्चारण स्थान के स्थान मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर भी है, भिन्न भिन्न तरीके से है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले है व्याकरण शब्द। कौन सा शब्द? व्याकरण। कुछ बच्चों को जैसे कि पहले कक्षा में पढ़ाया होगा, कॉपी में लिखना चाहता है तो भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहते हो यूट्यूब पे से देख लेंगे तो भी देख लेना। व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्रत्यय है, नहीं माफ कीजिए, वी और आ क्या है, दोनों उपसर्ग है, और प्लस करण शब्द है। इन तीनों शब्दों से मिलकर बना है। वी और आ दोनों क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा शब्दों से आगे जुड़ते हैं। इधर देखिएगा, वी और आ दोनों में कौन सी संधि हो रही है? यण संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही? यण संधि। और इससे बन गया यण संधि में ई का क्या हो जाता है? य, और जो शब्द है मतलब जो वर्ण है वो क्या हो जाता है? आधा। तो वह आधा हो गया और ई का क्या बन गया? य। अब इसका मतलब यह तो आधा बना, तो इसमें क्या जुड़ा? आ, तो क्या हो गया? वह, और पीछे क्या लगा? करण। क्या लगा? व्याकरण। ठीक है, अब इस व्याकरण को जानने वाला व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? वो कहलाता है व्याकरण। क्या कहलाता है? व्याकरण। मतलब व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला। अगर हम इसे ही आगे बढ़ाएं, ये तो है व्याकरण, ये तो क्या है? व्याकरण। लेकिन इससे पहले हमें बात करनी है भाषा की। किसकी बात करनी है? भाषा। हमारे संकेत चिन्ह, हम बोल रहे हैं ये भी हमारी भाषा है, हम लिख रहे हैं ये भी हमारी भाषा है, हम संकेत कर रहे हैं ये भी भाषा है, ये भी क्या है? आपने कभी कभार देखा होगा हमारे घरों में ज्यादा दूरी होती है, हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति पानी के लिए, प्यास के लिए प्यासा मर रहा है, या कभी कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो गूंगा है। क्या है? तो वो पानी पीने के लिए संकेत करता है कि नहीं करता है? ये संकेत क्या है? एक भाषा है। इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि ये पानी मांग रहा है। क्या कर रहा है? पानी मांग रहा है। तो इन संकेत भी एक तरीके के क्या है? भाषा। क्योंकि सबसे पहले तो हमने ये भी तो पढ़ा है कि हमारी प्रारंभिक जो मूवी बनी थी, जितनी भी फिल्म है, वो भी तो हम ये पढ़ते हैं 1913 में आने वाली हमारी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र गूंगी थी, मूक फिल्म थी, बोलती नहीं थी। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं हमारी पहली बोलती फिल्म आलम आ रहा है। तो प्रारंभ में जिस समय मानव पैदा हुआ था उस समय हो सकता है कि मानव मूक था। मानव क्या था? फिर मानव ने बोलने का प्रयास किया, धीरे धीरे समझने का प्रयास किया, और उसके बाद धीरे धीरे संकेत आए। संकेतों के बाद व्यक्ति एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करने लगा थोड़े बहुत बोल के, और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां कालांतर में इतनी बदल गई कि हम एक भाषा के तौर पर सक्षम हो गए। और आज एक भाषा ही नहीं, दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, सैकड़ों भाषा है ना। कहा जाता है ना, कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर वाणी। हमारे यहाँ अगर कोस कोस पर पानी बदल जाता है, इसका मतलब प्रत्येक 5वें कोस पर क्या बदल जाती है? हमारी वाणी भी, अर्थात हमारी भाषा भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। हम जोधपुर से बिलोंग करते हैं, हमारी जोधपुर में भी भाषाएं अलग अलग है। हम बात करते हैं हमारी भाषा है मारवाड़ी है, जैसे कि नागौर है, मेड़ता है, अपने जोधपुर है, बाड़मेर का कुछ हिस्सा है,
कुछ जैसलमेर का हिस्सा है, कुछ अजमेर का हिस्सा है। इन सारे हिस्सों में कौन सी भाषा बोली जाती है? पाली वगैरह, मारवाड़ी। लेकिन मारवाड़ी में भी अलग अलग है, मारवाड़ी की भी बहुत सारी क्या है? उपबोलियां हैं। और उन उपबोलियों के आधार पर हम यहाँ से मतलब यहाँ से अब पाली जाएंगे तो पाली वाले लोगों की भाषा थोड़ी सी चेंज होगी, चेंज नहीं होगी। बाड़मेर जाएंगे तो बाड़मेर वाले लोगों की भी भाषा थोड़ी सी चेंज। जैसलमेर जाएंगे, जैसलमेर वाले वो सिंध से मतलब सटा हुआ इलाका है, तो वहां थोड़ी थोड़ी भाषा में सिंधी मिश्रण आएगी, आएगी नहीं आएगी? उसके बावजूद भी पढ़ते हैं हमारी ये भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। तो इसीलिए कहा गया है कि भाषा में परिवर्तनता आती रहती है। मुख्यतः भाषा के दो भेद है। भाषा के कितने भेद है? मुख्यतः दो भेद है, बाकी सांकेतिक भाषा भी भाषा का एक रूप ही है। ठीक है, दो भेद कौन से? एक है मौखिक, कौन सा भेद? मौखिक। और दूसरा कौन सा है? लिखित। हम बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करें, वो कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। और हम लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करें, लिखित। तो अब हमें लगता है कि भाषा की परिभाषा आ गई होगी कि मानव द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है? भाषा है। मानव द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है? भाषा। लेकिन भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, सीमित क्षेत्र नहीं होता। तो फिर हमारे मन में आता है उपभाषा या बोली किसे कहते हैं? हम ये भी तो बात करते नहीं, ये तो हमारी बोली है, ये तो हमारी बोली है। तो अब ये भी ध्यान रखें, तो उपबोली किसे कहते हैं भाई? उपबोली या नहीं, मतलब बोली या उपभाषा? बोली या उपभाषा? बोली या उपभाषा कहते हैं सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। सीमित का मतलब होता है छोटे क्षेत्र में। सीमित का मतलब क्या होता है? छोटे क्षेत्र में। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। और उसी बोली का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? उपभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? उपभाषा। तो इससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई। हम ये पढ़ते हैं कि संस्कृत में भाषा, सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, इसीलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, सभी भाषाओं की माता कहा जाता है। और यहां तक कि संस्कृत को सूत्र भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र भाषा। तो सूत्र भाषा के तौर पर हम संस्कृत लेते हैं। आपने संस्कृत में ठीक तरीके से पढ़ा होगा 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में, कि भगवान शिव अपने डमरू को 14 बार बजाया, तांडव नृत्य कर रहे थे, 14 बार डमरू बजाए, 14 माहेश्वर सूत्र निकले। कितने? 14। और उनके बाद इन्हीं संस्कृत के माध्यम से हमने वैदिक संस्कृत की रचना, मतलब वेदों की रचना की। जिस संस्कृत में वेदों की रचना की वो कौन सी संस्कृत कहलाई? वैदिक संस्कृत। वैदिक का सरलीकरण करके हमने कौन सी संस्कृत को पैदा किया? लौकिक संस्कृत। जैसा कि आज हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबों में जो संस्कृत पढ़ते हैं वो लौकिक संस्कृत है, क्योंकि वैदिक संस्कृत बहुत क्लिष्ट थी। क्लिष्ट का मतलब समझते हो? कठिन। क्लिष्ट का मतलब क्या होता है? तो उसके सरलीकरण करने के लिए हमने लौकिक संस्कृत की क्या की? भाषा की उत्पत्ति की। लौकिक संस्कृत के बाद ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, जिस समय बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, और बौद्ध धर्मों ने लौकिक संस्कृत को परिवर्तन करते हुए अपनी एक नई भाषा बनाई, पाली। कौन सी भाषा? पाली। और पाली भाषा का सरलीकरण करते करते एक और नई भाषा बनी, प्राकृत। कौन सी भाषा? जो जैनों की भाषा है। और उसके बाद उस प्राकृत का भी क्या हुआ? टुकड़े हुए, फिर अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? टुकड़े। उस भाषा के भी छोटे छोटे टुकड़े अलग हुए, जैसे मागधी पढ़ते हैं, अर्ध मागधी पढ़ते हैं, ठीक है, शोर सैनी पढ़ते हैं। और इन्हीं अपभ्रंश से किसका निर्माण होता है? हिंदी का। किसका निर्माण होता है? हम हिंदी व्याकरण के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? हिंदी व्याकरण के बारे में। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि विशेष तरीके से हिंदी है क्या, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है हिंदी के उद्भव की। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किसकी है? हिंदी के उद्भव की, कि हिंदी पैदा किस प्रकार हुई। प्रारंभ में हिंदी नहीं थी। तो एक चीज याद करनी है, सूत्र भाषा कौन सी है भाई? संस्कृत। सूत्र भाषा कौन सी है? संस्कृत। और इसके साथ ही हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? अपभ्रंश से। तो हिंदी क्या एक भाषा है, या हिंदी में भी बहुत सारी उपभाषाओं का सहयोग है? बहुत सारी उपभाषाओं का सहयोग है। हिंदी में लगभग 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं? 5 तो उपभाषाएं हैं। और इसके साथ ही 18 से लगाकर 22 बोलियां हैं। 22 क्या है? बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं, 18 से लगाकर 22 तक। इन सब का मिश्रण है हिंदी। और आज हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो है हमारी खड़ी बोली, जिसे मानक भाषा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मानक भाषा।
आज का जितना भी लगभग साहित्य रचा गया है, या आधुनिक या नई कविता के काल में या नई कविता के दौर में या नई कहानी के दौर में जो साहित्य रचा जा रहा है, वो साहित्य क्या कहलाता है? खड़ी बोली का साहित्य है। खड़ी बोली का मतलब समझते हो? जैसे कि नमी में कोई पाठ आया हुआ, बच्चे काम पर जा रहे हैं, सीधे सीधे तरीके से पाठ आया हुआ, खड़ी बोली का बिल्कुल हम सीधे सीधे तरीके से समझ जाते हैं कि ये कवि क्या कह रहा है। बच्चे का काम पर जाना, इसका मतलब है कि बच्चा घर बैठा नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा, बच्चा कोई किसी न किसी मजबूरी में काम पर जा रहा है। काम कैसा भी हो सकता है, उद्योग धंधों में हो सकता है, सड़क निर्माण का हो सकता है, या खेतों में हो सकता है ना। तो ये साधारण खड़ी बोली है जिसे समझने में इतनी दिक्कत नहीं आए। आधुनिक कवि लगभग खड़ी बोली का ठीक तरीके से प्रयोग करते हैं। तो आधुनिक चलने वाली हिंदी की कौन सी बोली सक्षम या कौन सी मानक भाषा चल रही है? ये अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न भी पूछा था। आज हिंदी का कौन सा रूप चल रहा है? खड़ी बोली चल रहा है। अब हम वापस आते हैं किस पर? हिंदी व्याकरण पर। किस पर? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से समझने से पहले व्याकरण शब्द को तो हमने समझ लिया, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? व्याकरण की परिभाषा क्या है? तो अब हमारा थोड़ा सा ध्यान जाएगा व्याकरण की परिभाषा के ऊपर। तो व्याकरण की परिभाषा क्या है? तो हम इतना समझ सकते हैं कि वह शास्त्र जिसे किसी भाषा, हम हिंदी की बात नहीं कर रहे, कोई भी भाषा हो, किसी भाषा को ठीक तरीके से या शुद्ध रूप से लिखने और बोलने में हम सक्षम हो जाएं या हमें सक्षम करवा दें, वो भाषा, वो शास्त्र क्या कहलाएगा? व्याकरण शास्त्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्याकरण शास्त्र। तो भाषा मतलब व्याकरण का परिभाषा क्या दे सकते हैं हम? वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने की जानकारी देता है। क्या देता है? जानकारी देता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसके बाद तो हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा, वह शास्त्र जो हिंदी भाषा, कौन सी भाषा? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने की जानकारी देता है, वो क्या कहलाता है? हिंदी व्याकरण कहलाता। अब सुनो कि कभी कभार हम कहते हैं कि भाषा या उपभाषा, उपभाषा भाषा का रूप कैसे लेती है? उपभाषा भाषा का रूप कैसे लेती है? उपभाषा भाषा का रूप इस प्रकार लेती है कि जब उपभाषा का बड़ा या बोली का बड़ा साहित्य लिखा जाता है और उसका खुद का धीरे धीरे व्याकरण शास्त्र आता है। जिस समय कोई भी बोली जिसका सीमित क्षेत्र समाप्त होकर उस बोली की धारणा विस्तृत क्षेत्र में चली जाती है। कैसे क्षेत्र में? विस्तृत क्षेत्र में। और इसके साथ ही उसका क्या बनना शुरू हो जाए? व्याकरण बन जाता है। तो इसका मतलब है वो उपबोली या वो बोली या वो उपभाषा किस में परिवर्तित हो जाएगी? भाषा में परिवर्तित हो जाएगी। समझ में आ गया? सभी भाषाओं की सूत्र भाषा भी कौन सी? संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी भी कौन सी है? संस्कृत। और विकास क्रम भी हमने ठीक तरीके से समझ लिया। अब इससे आगे आता है लिपि। क्या आता है? लिपि। भाषा की तो परिभाषा लिखाने की आवश्यकता है नहीं है। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसी भी भाषा को जिन लेखन चिन्हों से लिखा जाता है, जो लेखन चिन्ह, जो हम जैसे हम का लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? का। तो ये का क्या एक चिन्ह है? तो ये चिन्ह ही क्या है? लिपि है। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती है? लिपि कहलाती। क्या कहलाती है? लिपि। तो अब हमारे मन में आते हैं कि हमारी भाषा की लिपि कौन सी है? हमारी भाषा की लिपि कौन सी है? देखो, हमारी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो क्या देवनागरी से अलावा भी कोई लिपियां हैं? देवनागरी से अलावा भी कोई लिपियां है? बिल्कुल है। ये देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, चंद्रमुखी नहीं है भाई। ठीक है ना? इतनी गप्पे भी नहीं लगानी है कि
चंद्रमुखी, सूरजमुखी, फिर ऐसे ही चलने लग जाए, ऐसा भी नहीं करना है। देवनागरी लिपि, कौन सी लिपि? देवनागरी। इसमें कौन कौन सी भाषाएं? इसमें है हिंदी, कौन सी है? संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी। कोंकणी भाषा मतलब गोवा में बोली जाती है ना, वो कोंकणी। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा है? हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी और कोंकणी। रोमन किसकी है? अंग्रेजी की। रोमन लिपि कौन सी भाषा की है? अंग्रेजी की। ठीक है, और इसके साथ एक शब्द आता है ना, अंग्रेज। कौन सा शब्द? अंग्रेज अंग्रेजी का शब्द नहीं है, अंग्रेज फ्रेंच का शब्द है। कौन सी भाषा का? हम आगे भाषा की जानकारी करेंगे, जैसे कि 12वीं में तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में, देशस विदेशस शब्दों के बारे में आया हुआ है, 11वीं 12वीं में व्याकरण बताती है, तो उसमें हम बात करेंगे। तो रोमन है अंग्रेजी, और गुरुमुखी कौन सी भाषा की लिपि है? पंजाबी की। कौन सी भाषा की लिपि? पंजाबी भाषा की लिपि। हो गया लिपियों वाला यहां तक है। अब हम अलग अलग, हाँ ऐसे ही उर्दू की, फारसी, उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि है। ठीक है, ये लिख दो उर्दू भी, और क्या, इधर फारसी और उधर भाषा। भाषा कौन सी है? उर्दू। लिपि कौन सी है? फारसी। हो गया क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कि हिंदी की 5 उपबोलियां कौन कौन सी है। हिंदी के बारे में बात करते हैं। हमने कभी कभी पढ़ा है कि मीरा का साहित्य है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखा गया है, सूरदास का साहित्य है वो ब्रज भाषा का है, तुलसीदास का साहित्य है वो कुछ अवधी भाषा में और कुछ ब्रज भाषा में। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? अलग अलग। कश्मीर में लिखने वाले भी हिंदी, कश्मीर में लिखने वाली भी हिंदी, पहाड़ों में लिखी जाती वो भी हिंदी, बिहार क्षेत्रों में बोली जाने वाली मैथिली, मगही, भोजपुरी वो भी क्या है? हिंदी। यहां तक हमारी राजस्थानी भी क्या है? हिंदी। और राजस्थानी में भी 4, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ये भी क्या है? हिंदी। तो कौन सी 5 उपभाषाएं हैं? तो वो देखिए उपभाषाएं। हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया। कितने उपभाषाओं में? 5। कौन कौन सी? एक है पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? एक है पश्चिमी हिंदी, एक है राजस्थानी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया। कितने उपभाषाओं में? 5 उपभाषाओं में विभाजित। ठीक है, कौन कौन सी 5 भाषाएं, उपभाषाएं? पहली पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। दूसरी है पश्चिमी हिंदी। ये बिहारी, राजस्थानी, और 5वीं है पहाड़ी। है नहीं, गुजराती अलग भाषा। ठीक है, गुजराती भाषा अलग है, और ये है पहाड़ी हिंदी। ये 5 हिंदी की उपभाषाएं, और इन 5 उपभाषाओं में 22 से 18 से लगाकर 22 तक अलग अलग बोलियां हैं, और इन बोलियों की भी अलग अलग उपबोलियां हैं। इन बोलियों की भी क्या है? अलग अलग उपबोलियां। हम उपबोलियों तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी कौन कौन सी है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पूर्व हिंदी, इसमें है अवधी, अवधी में धी बड़ा लिखना। ठीक है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी, अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली अवधी। ठीक है ना? क्या? बघेली, बघेली। ठीक है ना? अब देखिए दूसरा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी है? ब्रज, खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। ठीक है, ब्रज है, खड़ी बोली है। इधर देखिए बिहारी, बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी।
इधर ध्यान दो भाई, ठीक है। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ठीक है। और फिर है पहाड़ी, कुमाऊनी, मंडियाली आदि, ठीक है। इन प्रकार की इनमें क्या है, अलग अलग बोलियां हैं। तो हिंदी को कितने भाषाओं में विभाजित किया गया, 5। कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। और इनकी भी अलग अलग बोलियां कौन कौन सी। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि अवधी कौन सी राजस्थानी में, मतलब हिंदी की कौन सी उपभाषा है, कौन सी उपभाषा में सम्मिलित है, तो पूर्वी हिंदी। या पूछा जाता ब्रज या खड़ी बोली। यहाँ दिक्कत यहाँ होती है, हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते, तो पूर्वी कौन सी है और पश्चिमी कौन सी है, ठीक है। राजस्थानी में तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं, और ना दिक्कत है अपने बिहारी में, क्योंकि मगही, मैथिली, भोजपुरी वगैरह ये अलग ही है। और ना पहाड़ी हिंदी में, क्योंकि ऐसे ही पहाड़ी की तरह ही नाम है इनके, हैं। तो यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं, दिक्कत यहाँ होती है। तो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी को पूर्वी हिंदी कहते हैं, जैसे कि अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। और उसी प्रकार है अपने पश्चिमी हिंदी में बोली जाने वाली है ब्रज है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, जिसे बागरू के नाम से जाना जाता है, ये भी हिंदी का ही एक रूप ही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इतनी चीजें हैं इसमें, समझ में आ गया। तो हिंदी को 5 उपभाषाओं में, और 5 उपभाषाओं की ये क्या है, बोलियां हैं। हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़े, तो हम बात करेंगे कि अपने ही अगर इन चीजों को आगे बढ़ाएं, इन चीजों को क्या करें, आगे बढ़ाएं, तो हमारे सामने एक चीज और नहीं आती है, वो आती है अपने स्वर और व्यंजन की। किसकी, स्वर और व्यंजन की। हम ये जानते हैं कि हमारी वर्णमाला है, जैसा कि ये अभी जो रचना और प्रबोध है, ये बताती है कि हिंदी में 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। लेकिन कुछ किताबें बताती है वर्णों की संख्या 58-59 होती है, कुछ बताते हैं 52 होती है। तो इसके बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक देखिएगा, सबसे पहले वर्ण, सबसे पहले क्या है, वर्ण। और वर्ण का मतलब एक वर्ण की बात कर रहे हैं, और वर्णमाला का मतलब होता है जितने भी जो वर्ण होते हैं वो सारा वर्णमाला में आएगा। हम अगर फूल का, एक तो कहते हैं हम फूल, इसका मतलब एक फूल की बात कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं फूल माला, अर्थात फूलों की माला, तो उसमें बहुत सारे फूल आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ। तो यही बात है, अगर हम वर्ण की बात करें, इसका मतलब एक वर्ण की बात कर रहे हैं, और वर्णमाला की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है सभी वर्णों की बात कर रहे हैं। अब वर्ण क्या है, तो वर्ण वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकता। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, वर्ण है। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा की छोटी इकाई, ठीक है। ये तो है वर्ण। आगे हम और पढ़ेंगे हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई और सार्थक इकाई, तो फिर कौन सी आएगी, शब्द। क्योंकि शब्द का क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा। शब्द भी कब बनेगा, जिस समय उसका कोई विशेष क्या निकले, अर्थ निकले। अब देखिए, हम वर्ण के बारे में बात करते हुए ये समझ लिया है कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, वर्ण को। और ये जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, किए जा सके। अब आप कहोगे कैसे, अब एक चीज है, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उदाहरण। अब यहां मान लो शब्द लिखा है दीपा, क्या शब्द लिखा है, दीपा शब्द लिखा है। दीपा शब्द को हम टुकड़ों में खंडित करें, इसको अगर हम इसे विभाजित करना चाहे, तो एक तो दी अलग कर सकते हैं, फिर पा अलग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। एक हम द यहां से अलग कर सकते हैं, और इसमें ई बड़ी कर दिया अलग, ठीक है। फिर प्लस क्या कर लिया, प, ठीक है। और इसमें क्या कर लिया, आ। अब मुझे ये बताओ, क्या द को और प के और टुकड़े किए जा सकते हैं क्या, नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है, वर्ण है। हिंदी भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। इसीलिए वर्ण को हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई माना है, ठीक है।
अब देखिए इन वर्णों में रचना प्रबोध बताती है 44 वर्णमाला में कितने, हिंदी की वर्णमाला में कितने अक्षर है, मतलब कितने वर्ण है, 44। लेकिन उसके बावजूद हम 58 तक पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे, 58 तक। विदेशी भाषाओं से भी हमने कुछ वर्ण स्वीकार किए, विदेशी भाषाओं से भी कुछ वर्ण स्वीकार किए। अब कैसे किए वो देखें। इससे पहले हम देखें, एक थोड़ा सा ध्यान दें कि हम इनको पढ़ते पढ़ते हमें स्वर और व्यंजनों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्णमाला में सबसे पहली बात किसकी आती है, स्वर और व्यंजन की। अब हम बात कर रहे हैं वर्णमाला का। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है भाई, 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। हमने अभी कहा कि हिंदी में वर्ण कितने हैं, 44। वर्णमाला में कितनी संख्या, 44 है। तो 11 और 33 कितने हो गए, 44। सामान्यतः हिंदी में 44 वर्ण ही है, ये सही है, ये सही है। इधर देखिए 11 स्वरों में 11 कौन कौन से हैं, अ, आ, छोटी, बड़ी, उ और बड़ा उ, ठीक है। एक है ऋषि, एक क्या है, ओ, औ, ठीक है, 11 हो गए। अब इन स्वरों को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, एक लघु जिसे आश्व कहते हैं और एक कहते हैं दीर्घ। दीर्घ को दूसरा नाम कभी कभार गुरु से भी पुकारा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको या दीर्घ या ह्रस्व स्वर पूछेंगे। ह्रस्व स्वर है, मुख्यतः ह्रस्व स्वर है 3, अ, ई और उ, छोटा उ, अ, छोटी ई और छोटा उ। लेकिन एक चौथा और साथ में मिलाया जाता है जिसे री कहते हैं। अब देखिए हिंदी में री स्वतंत्र शब्द नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसका प्रयोग करते हैं र प्लस ई के तौर पर, और शब्द बनता है छोटी री। शब्द क्या बनता है, छोटी री। उसके बावजूद भी री क्या है, एक ह्रस्व स्वर है। कैसा स्वर है, ह्रस्व स्वर। अब उसके बाद बाकी वाले शेष जितने भी वो कैसे हैं, तो 4 तो हमारे ह्रस्व स्वर है और टोटल 11 है, तो 7 क्या हुए, दीर्घ स्वर। कौन कौन से, आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। हो गए कितने, 7 हो गए। अब ये स्वर कैसे बने, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अ प्लस आ मिलकर क्या बना, आ। छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या बना, बड़ी। उसके साथ ही छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बना। अब देखना अ प्लस छोटी या बड़ी मिलकर क्या बना, ए, ठीक है। अ प्लस ए मिलकर क्या बना, आई। बना कि नहीं बना। उसके साथ ही अ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर क्या बना, ओ। और अ प्लस ओ मिलकर क्या बना, औ। क्या बना, औ। अब ये इसलिए बताया क्योंकि ये आगे काम आएगा। कहाँ काम आएगा, जिसमें हम उच्चारण स्थान के आधार पर बात करेंगे। स्वरों के अलग अलग उच्चारण स्थान आधार पर भी तो स्वर बोले जाते हैं ना। कोई कंठ से बोला जाता है, कोई तालु से बोला जाता है, कोई जीवा से बोला जाता है, कोई दांतों से बोला जाता है, कोई ऐसे भी है जो दो दो से बोले जाते हैं, संयुक्त भी तो बोले जाते हैं। अब देखिए ये तो है अपने स्वर की बात, ठीक है। तो स्वर वो है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। स्वर अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन को बोलने के लिए हम नहीं बोलना चाहते, उसके बावजूद भी स्वर बोल दिए जाते हैं साथ में। जैसे कि हम क बोलने का प्रयास करें, तो क बोलने के बाद हमारे पीछे की ध्वनि है वो अ आती है। क्या आती है, अ आती है। इसका मतलब हम स्वरों से अलग तो नहीं रह सकते व्यंजनों में। तो इसलिए व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से। अब व्यंजन कितने हैं, 33। क से लगाकर मां तक कितने हुए, 25। और इन 25 को क्या कहा गया, स्पर्श व्यंजन। क्या कहा गया, स्पर्श व्यंजन। लिखा हूं अगर एक एक, अगर देख लो। पहला है क वर्ग। कौन सा वर्ग, क, ख, सबके नीचे हलंत है, ठीक है। ग, घ और अंग, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाता है। एक हम ये ऐसे लिखते हैं, ये अलग है, ये उत्सित वर्ण है, ये बाद में देखेंगे। इसे क्या पढ़ते हैं, वापस देखो, ये क, ख, ग, घ, अंग, समझ में आ गया। फिर दूसरा च वर्ग। कौन सा वर्ग, च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य, ठीक है। फिर आता है ट वर्ग। कौन सा वर्ग है, ट वर्ग। कौन सा वर्ग है, ट वर्ग। ट वर्ग में क्या है,
ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक है। अब देखिए आगे त वर्ग। कौन सा वर्ग? त वर्ग। त वर्ग में क्या है भाई? त, थ, द, ढ और न। यही है ना। और उसके बाद कौन सा वर्ग है? प वर्ग। कौन सा वर्ग? प, फ, ब, भ और म। हो गया क्लियर यहां तक? प, फ, ब, भ और म। और ये टोटल कितने हो गए? 5 5 है। इसमें भी 5 5 5 5 और 5। तो क वर्ग में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 5। और 25 नहीं, क वर्ग पूछ रहा हूं, कितनी होगी? 5 होगी। और टोटल कितने होंगे? 25। टोटल कितने होंगे? इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। जिस समय इनको बोलते हैं तो इस समय हमारी जीवा स्पर्श करती हुई आती है। स्पर्श व्यंजन। कैसे व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। 25 तो हो गए। अब शेष पीछे कितने रहे? 4। य, र, ल और व। य, र, ल, व इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर। अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर, या क्या कहते हैं? अर्धस्वर। तो हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं भाई? 4। अर्धस्वर भी कौन से? य, र, ल और व। ठीक है। 25 और 4 कितने हो गए? 29। और उसके बाद फिर स, ये स, ये स और ये ओ। इन्हें क्या कहते हैं? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। और संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 4। कितने हैं? संघर्ष स्पर्शी कितने? 4। कौन कौन से? स, स, ह। हम इन तीनों को एक ही बोलते हैं, चेंज करते नहीं है। हम इन तीनों को क्या करते हैं? एक ही बोलते। उसके बावजूद इन तीनों का उच्चारण स्थान अलग है। अच्छा, भेदभाव नहीं रखते हो, लेकिन अब रखना चाहिए क्योंकि हम शुद्ध हिंदी सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों से बोले जाते हैं। कहां कहां से? अलग अलग स्थानों से बोले जाते हैं। कहां कहां बोले जाते हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 4। तो कितने हो गए? 29 और 4 कितने हो गए? 33। हमने कितनी बात की थी व्यंजनों की? हो गया हमारे 33 की बात वाली पूरी क्लियर हो गई।